नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 11 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा आर्टिकल है जो लोकेशन बेस्ड है, ठीक है। जो आज डिस्कस करेंगे हवाई आइलैंड, ये यूएसए का पार्ट है जो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। आज के न्यूज में आया है कि जो हवाई आइलैंड के मऊ में आग लग गई है, ठीक है। वाइल्ड फायर हो गया है जिससे कि वहाँ पे 36 लोगों की जान चली गई है और 35,000 लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। वहाँ पे यूएस के मिलिट्री हेलीकॉप्टर के द्वारा एड पहुँचाया गया और फायर फाइटिंग एफर्ट के द्वारा 5,70,000 लीटर वाटर को डाला गया जिससे कि जंगल के आग को बुझाया जा सके। तो यही पूरा मैटर था। मेनली हम जो डिस्कस करने के लिए हैं यहाँ पे लोकेशन, कि लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो हवाई द्वीप है, देखिए ये हवाई का जो कैपिटल है होनोलुलु है और ये जो घटना घटी है अभी वाइल्ड फायर की, ये मऊ में घटी है। ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और एक चीज़ में ध्यान रखना है, वर्तमान समय में अभी यहाँ पे 6 वोल्केनो को चिन्हित किया गया है जो छोटे से बड़े रूप में क्लस्टर में दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि माहुकोना, कोहाला, मौना किया, ठीक है, मौना लोआ, ये कुछ प्लेसेज हैं जो वोल्केनो के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हवाई आइलैंड है वो स्टेट है यूएसए का, ठीक है। ये इकलौता स्टेट है यूएसए का जो यूएस के मेन बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो इंडियन जीपीएस है नाविक को अब धीरे धीरे जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और पहला काम जो दिया जा रहा है आधार एनरोलमेंट डिवाइस के साथ एकीकृत किया जा रहा है, ठीक है, इंटीग्रेट किया जा रहा है जिससे कि काम किया जा सके। तो थोड़ा सा नाविक के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीयों ने अपने क्षेत्रीय उपग्रह, ठीक है, रीजनल सैटेलाइट के लिए नाविक का निर्माण किया है जो इसको कहा जाता है नेविगेशन इन इंडिया कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। इसकी एक बात और जाननी जरूरी है कि ये इसमें 7 उपग्रह हैं, ठीक है। मेनली इसमें 8 उपग्रह हैं और ये 7 जो है एक्टिव है, ठीक है। इसमें जो 3 हैं वो भूस्थैतिक कक्ष में है, ठीक है, और जो 4 हैं वो भूतुल्यकालिक कक्ष में है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। अभी हाल ही में इसका सेकेंड वर्जन, जो इसका अपग्रेड वर्जन है, उसको लॉन्च करने के लिए बात चल रही है। तो इसी के लिए ये आर्टिकल आया है। तो इसरो एक नया नाभिक उपग्रह लॉन्च करेगा जो नाभिक के सामने आने वाली कुछ पिछली समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की दूसरी पीढ़ी से संबंधित है, सेकंड जनरेशन है, ठीक है। इसको कह सकते हैं नाभिक 2.0। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो इसमें समस्याएं क्या क्या है। तो परमाणु घड़ियों की विफलता, कई मौजूदा उपग्रहों ने अपने ऑन बोर्ड परमाणु घड़ियों के विफल होने के बाद स्थान डेटा प्रदान करना, जो वहाँ का डेटा है सैटेलाइट का, वो ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद उपग्रह प्रतिस्थापन, नाभिक तारामंडल के कुछ उपग्रह अपने मिशन जीवन के अंत तक पहुँच गए हैं या आंशिक रूप से निष्क्रिय होने वाले। जो और भी दुनिया के जो अलग अलग देशों के जो सैटेलाइट हैं वे अभी आखिरी स्तर पे पहुंच गए हैं। अब उन्हें चेंज करने की आवश्यकता है, बहुत ही आउटडेटेड हो गए हैं। अब देख लेते हैं इसका कवरेज जो है वो सीमित होता जा रहा है कभी कभी, जबकि नाविक जो है वो भारतीय भूभाग और इसके चारों ओर 1500 किलोमीटर के दायरे में कवरेज प्रदान करेगा जिससे कि दूरगामी क्षेत्रों में कवरेज और सटीकता में जो एक्यूरेसी होगी वो बढ़ेगी, जिससे कि भारत का जो सामरिक स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। फिर उपयोगकर्ताओं का क्या खंड विकास है। नाविक प्रणाली के लिए उपयोगकर्ता रिसीवर के विकास में देरी होती है, ठीक है। ये समस्याएं हैं अभी, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप नेविगेशन सेवाओं का उपयोग लिमिटेड हो जाता है।
उसके बाद मोबाइल अनुकूलता, हर एक क्षेत्र में मोबाइल का सही सिग्नल नहीं आता है। भारत में मोबाइल फ़ोन में वर्तमान में नाभिक संकेतों को संसाधित करने के लिए अनुकूलता का अभाव है, जिससे सिस्टम का व्यापक उपयोग अभी लिमिटेड है। ठीक है। सुरक्षा और एन्क्रिप्शन, नाभिक सिग्नलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उल्लंघनों या स्पूफिंग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां अभी इसका जो फायरवॉल है वो अभी मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके समाधान के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, सैटेलाइट की कुछ नई विशेषताएं जो कुछ पुराने मुद्दों को कैसे दूर करेगी। तो L1 जो आवृत्ति है उसका समावेश से योग्य उपकरणों और व्यक्तिगत ट्रैक्स के साथ साथ ये देखिए एक्यूरेसी बढ़ाएगा और किसी किसी जो पर्सनल लोगों का जो ट्रैकिंग होता है उसमें एक्यूरेसी लाएगा। ठीक है। L1 आवृत्ति को शामिल करने से अन्य उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली के साथ अंतर संचालनीयता भी बढ़ेगी। ठीक है। फिर लंबा मिशन जीवन, इसका जो L1 आएगा तो उसके बाद जो सैटेलाइट का लाइफ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों का मिशन जीवन भी 12 वर्ष से अधिक लंबा होगा। मौजूदा उपग्रह का मिशन मात्र 10 वर्ष का है। ठीक है। फिर रुबिडियम परमाणु घड़ी, रुबिडियम के द्वारा जो घड़ी बनाया जाएगा, जिससे कि जो एटॉमिक घड़ी थी वो रुकने के बाद उससे डेटा ट्रांसफर बंद हो जाता था, लेकिन जो रुबिडियम परमाणु आधारित घड़ी होगी वो सटीक स्थिति को सुनिश्चित करेगा, जो तारामंडल में उपग्रहों द्वारा सामना की गई पिछली समस्याओं का समाधान होगा। फिर नाभिक उपग्रहों के समूह में सबसे भारी जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पिछले उपग्रह बहुत हल्के थे और PSLV से लॉन्च किए गए थे। ये भी याद रखिएगा कि इस बार भी एग्जाम में अगर आ जाए कि PSLV से इस बार लॉन्च किया गया या GSLV से, तो इस बार भारी है सैटेलाइट इसलिए GSLV से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पिछली बार हल्का था हमारा सैटेलाइट तो PSLV से ही लॉन्च हो गया था। ठीक है। अधिक वजन भत्ता अधिक उपकरणों और ईंधनों को लोड करने की अनुमति देता है। तो इसमें कुछ लाभ है, जैसे क्षेत्रीय कवरेज इंक्रीज होगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास क्षेत्रीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है। 4 वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली, जैसे अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है। ये याद रखिएगा, अभी 2023 में जो UPSC का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी एक मैच द फॉलोइंग आया था GPS से। ठीक है। अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है, यूरोपीय गैलीलियो और चीनी का बेइडो है। ठीक है। ये याद रखिएगा। उच्च सटीकता हायर एक्यूरेसी होती है। एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद नाभिक ओपन सिग्नल से GPS सटीकता को पार करते हुए 5 मीटर तक, सोच लीजिए कोई व्यक्ति है उसके 5 मीटर तक अपनी एक्यूरेसी दे पाएगा, एकदम एक्यूरेट दे पाएगा। ठीक है। उसके बाद भू स्थिरता, जियो स्टेशनरी जो उपग्रह होते हैं GPS के विपरीत, वो नाभिक उच्च भू स्तरीय कक्षा में उपग्रहों का उपयोग करता है, जो निर्दिष्ट क्षेत्र में निरंतर कवरेज सुनिश्चित करता है। ठीक है। फिर बेहतर सिग्नल रहेगा। फिर स्वदेशी विकास हुआ है इस बार, तो नाभिक को इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ये भी याद रखिएगा, जो इसरो है यही नाभिक को विकास किया है, जो भारत की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को कम करता है। अब इसमें देख लेते हैं कि भारत के लिए क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली क्यों मान्यता रखती है, इससे क्या लाभ होगा भारत में। तो सामरिक स्वतंत्रता बढ़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी वर्तमान में जो GPS है वो US का है, तो US बहुत से डेटा हमारा खुद यूज कर लेता है सामरिक स्थितियों के लिए, सुरक्षा की स्थिति से, तो भारत का जो सुरक्षा है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। आपदा प्रबंधन के लिए हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कि हमें एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है। उसके बाद परिवहन और नेविगेशन के लिए जो डेटा है वो डेटा का हमेशा कंप्रोमाइज होने का खतरा रहता है, तो डाटा प्रोटेक्शन के लिए हमें अपना एक GPS होना आवश्यक है। फिर उसके बाद कृषि और खेती के लिए जो मिट्टी होता है उसकी गुणवत्ता के लिए, या फिर किस किस क्षेत्र में सूखा है, बाढ़ है, उसका आकलन करने के लिए जो अपना नेविगेशन सिस्टम होगा उससे और भी बेहतर जानकारी होगी, जिससे कि सरकार उन समस्याओं को दूर करने में बेहतर तरीके से आंकड़ा जुटाने में सक्षम होगी। ठीक है। फिर व्यक्तिगत और सार्वजनिक सुरक्षा, जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, या फिर धार्मिक झगड़ा हो गया, या फिर जातिगत कोई झगड़ा हो गया बड़े स्तर पे, तो इन स्थितियों को जांच करने के लिए और उसके बाद बेहतर योजना बनाने के लिए भी इस GPS का उपयोग किया जा सकेगा, और लोगों की पहचान करने में आसानी होगी कि कौन से असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने में भूमिका निभा रहे हैं। ठीक। फिर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भी अनेक रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है। जिससे कि नाभिक वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूगणितीय नेटवर्क विकास में भी सहायता मिलेगी।
अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 324। अभी का जो वर्तमान का जो नियम है ना, पहले था कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है ना कि उस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता था वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता था। तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता था तो वो प्रधानमंत्री के कंसल्टेशन के बाद होता था, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि हाल ही में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे लोकसभा के जो हेड हैं मेजोरिटी के प्रधानमंत्री, अगर वे कंसल्ट करते हैं, उनके द्वारा ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो जो हमारा इलेक्शन है वो निष्पक्ष नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसी के लिए एक पैनल, एक कमेटी बनाया गया, ठीक है, जिसमें कि रूलिंग पार्टी के जो हेड हैं प्रधानमंत्री, फिर अपोजिशन पार्टी के जो हेड हैं उसके बाद फिर एक चीफ जस्टिस CJI, तीनों रहेंगे, ठीक है, पैनल में। उसके द्वारा जो चुना जाएगा उसे ही अपॉइंट किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। लेकिन अभी जो बिल लेके आया गया है राज्यसभा में, इसमें ये कहा जा रहा है जो ये तीनों जो पैनल में हैं, प्रधानमंत्री, अपोजिशन के और चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस को हटाने की बात चल रही है और चीफ जस्टिस को हटाकर यहाँ पे जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्हें लाने की बात चल रही है। तो फिर मुद्दा वहीं पे आ जा रहा है। ये बहुत ही कंट्रोवर्सी है क्योंकि जब 3 मेंबर में 2 रूलिंग पार्टी के होंगे और एक अपोजिशन पार्टी का, तो हमेशा जो पलड़ा भारी होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और हमारा जो इलेक्शन होता है वे कंप्रोमाइज हो जाएंगे। इसी पे ये आज पूरा का पूरा आर्टिकल था द हिंदू में, ठीक है। आयोग, तो इनकी क्या क्या सेवा शर्तें हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें 3 सदस्य होते हैं चीफ जस्टिस को लेकर, ठीक है। तो चीफ जस्टिस की सहायता के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उपरोक्त अधिनियम में एक संशोधन ने 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष के बाद जो भी पहले हो सेवानिवृत्ति पे कहा गया। इसकी एलिजिबिलिटी यही है। तो तीनों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा देकर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं दोनों को एक समान बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब तीनों आयुक्तों के पास समान निर्णय लेने का अधिकार है। तीनों के पास एक ही वोटिंग राइट होता है जब कोई भी मुद्दा के लिए डिसीजन लेना होता है, क्योंकि दोनों सर्वसम्मति से कार्य करेंगे और मतदान की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए एक विधेयक पेश किया है, ठीक है। चीफ जस्टिस के बजाय 3 सदस्य प्रणाली में अब एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के अलावा लोकसभा के विपक्ष और प्रधानमंत्री होंगे जो इसका नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है निर्वाचन की योग्यता क्या है निर्वाचन आयोग में, तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष तक। इनकी शपथ तथा योग्यता के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 324 से 29 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 24 में कहा जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग में कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। आता है चुनाव के लिए सारे डिसीजन यही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, उसके बाद अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और प्रत्येक राज्य में 2 से 7 प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो यही सारा मामला है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल, इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप, जिसमें कहा जा रहा है कि जो म्यांमार का व्याकुलता, ठीक है, अभी जो वर्तमान समय में प्रॉब्लम आ रही है, पहले डिक्टेटरशिप था, ठीक है, अब डेमोक्रेसी आ गया। फिर से 2008 में कॉप मतलब कि मिलिट्री का शासन आ गया है। तो US, UK और अनेक जो वेस्टर्न कंट्री हैं वे सभी ने म्यांमार पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है, जिससे कि ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी को फिर से एस्टेब्लिश कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है म्यांमार। तो म्यांमार बहुत से कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का विकास है ना, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है म्यांमार, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडिया का जो चल रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी, इसमें भी म्यांमार बहुत ही बेहतर भूमिका निभा रहा है। उसके बाद ये आसियान कंट्री का भी मेंबर है। तो यहाँ बात ये चल रही है
कि जो अभी एक कोवर्ड ऑपरेशन हुआ था, इंडियन मिलिट्री प्लस म्यांमार के मिलिट्री दोनों मिलकर जितने भी एंटी इंडियंस थे, ठीक है, एंटी इंडियन जो थे या एंटी इंडियन ग्रुप्स जो थे, उनको समाप्त करने के लिए ये दोनों का कोवर्ट ऑपरेशन चला था। परंतु अभी जो भारत में कितना भी भारत के सैनिकों के साथ अभी उनका जो मिलिट्री शासन है वो कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन इंडिया खुद भी डेमोक्रेसी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ बात यही चल रही है। यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत के, जैसे ये एक ट्राइलेटरल है जो रोड चल रहा है, इसके लिए भी बात चल रही है। उसके बाद अभी एक और जंक्शन बना रहा है भारत, जो यहाँ से होकर ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जाने की बात चल रही है। तो यहाँ तीनों क्षेत्रों से हो रही है, स्थल में भी, जल में भी और वायु से भी, ठीक है। और ये एक और परेशानी की बात है म्यांमार की, यहाँ पे रूस और चीन जो है इसके अभी मिलिट्री शासन को, सैन्य शासन को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ही इंडिया और यूएस जैसे देशों को ये डर है कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया या वन रोड बेल्ट का इनिशिएटिव शुरू हो गया तो चीन को काउंटर करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि चीन का यही आदत ही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर वहाँ उस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है। और इससे जो कंप्रोमाइज़ होगा, जो हमारा बे ऑफ बंगाल का सिक्योरिटी है वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, मेनली इंडिया की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत को एक उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया, म्यांमार सेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया देशों में आपातकाल की स्थिति घोषित करने और स्टेट काउंसलर दाओ आंग सान सू को हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद आए। तुरंत ही भारत ने यह प्रतिक्रिया जताई, क्योंकि भारत हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अमेरिका हो गया या और भी वेस्टर्न कंट्री अगर भारत को ऊपर उठा रहे हैं तो इसका मेन मतलब है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ लोगों की एक निश्चित राइट्स है। हमने म्यांमार के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की। म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया के समर्थन में हमेशा दृढ़ रहा है। उसके बाद हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए। हम स्थिति पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। भारत ने पिछले 2 दशक में म्यांमार के साथ मजबूत संबंध बनाने की प्रतिबद्धता दिखाई, जो 2011 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद और मजबूत हो गई, ठीक है। 2022 जनवरी को भारत ने देश में कोविड के समय में भी म्यांमार की सहायता के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का 15 लाख खुराक म्यांमार में भेजा। फिर 15 अक्टूबर 2020 को भारत ने म्यांमार की नौसेना को INS सिंधु वीर सौंपने की घोषणा की। भारत ने ये उपहार दिया पनडुब्बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात कही जा सकती है, जो इन्वेस्टमेंट पहले से जो चल रहा था इंडिया का, वो भी अभी कंप्रोमाइज हो गया। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं म्यांमार में, ठीक है। तो ये भी कंप्रोमाइज हो रहा है। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य था वो भी रुक गया है या धीमा हो गया है, क्योंकि जो सारा कंट्रोल है वो अभी सैनिकों के पास आ गया। तो भारत इसलिए चाह रहा है कि जो अगर स्टेबिलिटी बना के रखनी है हमारे पड़ोसी देशों के साथ, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होना ही चाहिए। हालांकि चुनावी धोखाधड़ी की रिपोर्ट पर सुश्री शू के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की भारी जीत के बाद से म्यांमार में नागरिक सैन्य तनाव बढ़ गया, ठीक है। म्यांमार की नवनिर्वाचित सदस्य की बैठक सोमवार को होने की उम्मीद थी, लेकिन सैन्य शासन ने तड़के ही कदम उठाया और आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है। म्यांमार में NLD शासन, वही नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का संयोग राखिन प्रांत के रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ सैन्य अभियान के साथ हुआ, ठीक है, जिसके कारण म्यांमार के कम से कम 10 लाख जातीय रोहिंग्या का विस्थापन हुआ, जो भारत और अन्य क्षेत्रों, भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा संख्या में
शरण लिए। ठीक है, उसके बाद भारत के लिए क्या क्या आवश्यकताएं निहितार्थ हैं। तो भारत के लिए म्यांमार की सेना द्वारा सैन्य शासन की वापसी और आंग सान सू की और NLD के राजनीतिक नेतृत्व की हिरासत 30 साल पहले की घटना की पुनरावृत्ति है। ठीक है, भारत के लिए आगे क्या है, तो इस बार भारत की प्रतिक्रिया अलग होने की संभावना है। भारत को म्यांमार में लोकतंत्र की परवाह है, लेकिन वह जानता है कि यह एक अभी सपना है, कल्पना है। ठीक है, जिसे वह फिलहाल बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि म्यांमार सेना के साथ भारत के सुरक्षा संबंध 72 करीबी है। अभी बताया ना मैं, वहाँ एक ऑपरेशन चलाकर एंटी इंडियन ग्रुप्स को हटाया गया था म्यांमार से। ठीक है, इसलिए जो इंडियन आर्मी है और म्यांमार आर्मी है, दोनों के बीच नज़दीकियाँ ज़्यादा है, और उत्तर पूर्वी सीमा को विद्रोही समूहों से सुरक्षित रखने में भी सहायता को देखते हुए उनके साथ संबंधों को खराब करना भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो सुश्री सू की स्वयं की छवि बदल गई। एक लोकतांत्रिक प्रतीक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में उनकी छवि कार्यालय में उनके समय से क्षतिग्रस्त हो गई, जब से वो चुनाव में धोखाधड़ी हुई। ठीक है, जहां वह सेना को पीछे ढकेलने में विफल रही। यहां तक कि 2015 में राखीन राज्य में रोहिंग्या के खिलाफ सेना के नरसंहार पर बचाव भी किया। ठीक है, चीन के लिए लाभ। अमेरिका की तर्ज पर भारत की ओर से कठोर प्रतिक्रिया, जिससे जो तख्ता पलट हुआ है उसका भारत निंदा करता है। तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है, जब तक कि वे सेना के अधिग्रहण को रद्द नहीं करते। इससे केवल चीन और रूस को तो हमेशा से फायदा है। तो रणनीति चिंताओं के अलावा भारत ने म्यांमार के साथ कई बुनियादी ढांचे, अभी बताया ना, और विकास की परियोजनाओं पे काफ़ी निवेश किया हुआ है, जिसे वह पूर्व के प्रवेश द्वारा और आसियान देशों के रूप में देखता है। तो उदाहरण के लिए भारत, म्यांमार, थाईलैंड, यही ट्राइलेटरल जो रोड इनिशिएटिव है नेशनल हाईवे का, उसके बाद कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही शीतवे गहरे पानी के वहाँ पे पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं और एक विशेष आर्थिक जोन बनाया जा रहा है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अलावा भारत को अभी भी बांग्लादेश भाग गए रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को हल करने में मदद की उम्मीद है, जिससे कि वो वापस म्यांमार जा सकें और भारत का जो अतिरिक्त बोझ है शरणार्थियों के प्रति वो कम हो सके और भारत अपने विकास में लगा सके। जबकि कुछ अभी भी भारत में रहते हैं और इस मुद्दे पर म्यांमार सरकार को शामिल करना आवश्यक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये आर्टिकल है मेनली यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा है कि जो बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं उनसे उनके पढ़ाई में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है या थोड़ा होता है, तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मतलब कि हमारे प्रोज कम हैं और कॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, उसके फ़ायदे कम हैं और हानि ज़्यादा है। इससे बहुत सी हानि होती है, इसको हम लोग विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 शैक्षणिक सेटिंग्स में डिजिटल तकनीक को बिना सोचे समझे अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि शिक्षा में इसके जो अतिरिक्त मूल्य के बहुत कम पुख्ता सबूत मिले हैं, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, वैल्यू एडिशन के बहुत कम एग्जाम्पल्स मिले हैं। तो बच्चों की पढ़ाई पर मोबाइल उपकरण के नकारात्मक प्रभाव पहले देख लेते हैं। तो व्याकुलता, अभी हम देखें कि पिछला जो हमारा आर्टिकल था उसमें व्याकुलता शब्द आया था म्यांमार को लेके। ठीक है, तो वही व्याकुलता है कि कोई भी अलग थलग डिसीजन नहीं लेना। तो सोशल मीडिया ऐप के नोटिफिकेशन के कारण व्याख्यान या अध्ययन के समय छात्र डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान अवधि में कमी, कंसंट्रेशन में कमी, उसके उपकरणों पर लगातार मल्टीटास्किंग के कारण बहुत सारे कार्य एक साथ कर रहे होते हैं। बच्चों को एक ही कार्य पर लंबे समय पर तक ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। फिर पढ़ने की आदत में कमी, स्टडी टाइम घटने लगता है। बच्चे किताबें या शैक्षणिक सामग्री पढ़ने की तुलना में मोबाइल गेम और वीडियो पर अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन ये बात जरूर कहा जाता है कि बच्चे को
पढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि खासकर बचपन में कि बुक से पढ़ें। धीरे धीरे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं डिजिटल से, लेकिन जो हमारे बुक्स होते हैं वो हमें एक सही तरीका सिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हम अगर किसी स्क्रीन पर देते हैं तो उससे हमें और भी समस्याएं आती है। जैसे में खराब नींद, सोने से पहले मोबाइल उपकरण के अत्यधिक उपयोग से नींद में खलल पड़ता है और नींद की अवधि कम हो जाती है। फिर साइबर धमकी, जैसे कि बच्चों का जो डेटा होता है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर बच्चे को कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है। और बहुत से एग्जांपल्स हैं कि जैसे कि अभी आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है, फंडिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट के द्वारा होता है। जो बच्चे अभी सही और गलत को समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें इन कंटेंट से दूर ही रहना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर बुलिंग का अनुभव करने वाले बच्चे भावनात्मक संकट, जैसे कहीं बम फट गया, उसका सोशल मीडिया पे डायरेक्ट दे देता है लिंक, ठीक है, तो उससे बच्चे आहत हो सकते हैं। जैसे मूवी में बहुत से लिखा रहता है कि ये इतने एज के लिए यूनिवर्सल है, एडल्ट है, ठीक है, तो ऐसा सोशल मीडिया पे कोई क्राइटेरिया नहीं है या फिर डिस्क्लेमर नहीं आता है कि वो बच्चे नहीं देख पाते, बच्चे भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनके मानसिक और भावनात्मक संकट उत्पन्न होता है और उनकी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर आमने सामने फिजिकली टॉक में कमी आ जाती है। लोग हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हैं। बहुत से देखे होंगे एग्जाम्पल, जैसे 4 लोग बैठे हैं, अब चारों लोग एक दूसरे से बात नहीं करें, जबकि चारों साथ में बैठे हैं, चारों अपने अपने मोबाइल में खोए हुए हैं, ठीक है। तो आमने सामने की बातचीत कम हो जाती है। आभासी संचार पर अत्यधिक निर्भरता से सामाजिक कौशल, जो सोशल स्किल होता है, या फिर ओल्डर या एल्डर रेस्पेक्ट होता है, कि बच्चे भूलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद संचार क्षमताओं में कमी आ जाती है। लोगों से बातचीत करने के वो कौशल नहीं सीख पाते हैं कि कैसे किसे सम्मान देना है, किससे किस तरीके का बात करना है, ठीक है, बड़ों से किस तरह बात करना है, छोटों से किस तरह बात करना है, घर में किसे आदर करना है, ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। फिर शारीरिक गतिविधियों का अभाव, मोबाइल उपकरण पर अत्यधिक समय बिताने से एक गतिहीन जीवन शैली बन जाती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो जाते हैं। फिर गलत जानकारी, अनेक ऐसे वेबसाइट हैं जो बहुत से बैड इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो बच्चों को ऑनलाइन भ्रामक या गलत जानकारी मिल सकती है, जिससे कि उनकी समझ और ज्ञान पर असर पड़ता है। फिर सुरक्षा की सोच, गोपनीयता के संभावित खतरों को समझे बिना सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं। अब छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे हैं, वो पूरा अपना बायोडाटा डाल देते हैं, चाहे कोई फेसबुक हो गया, तो उनका डेटा का मिसयूज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब वो तो खुशी से अपना वीडियो डालते हैं, लेकिन वीडियो का भी आजकल रैपिंग हो जाता है, उसका मैनिपुलेशन हो जाता है। एडिक्शन, लत, मोबाइल उपकरणों के प्रति व्यसनी व्यवहार विकसित होने से उनका उपयोग न करने पर वापसी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, वो एडिक्ट हो जाते हैं और कोई भी दुष्व्यवहार भी कर सकते हैं। इस पे रिकमेंडेशन क्या क्या की गई है इसे देख लेते हैं। तो रिपोर्ट जो दी गई है, स्कूल में स्मार्टफोन, अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल्स में स्मार्टफोन को बैन कर दिया है, ठीक है। तो इसी के लिए आज ये आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण हो गया, और यूनेस्को ने भी वहाँ पे कह दिया कि ये कभी भी वैल्यू एडिशन के लिए कुछ साक्ष्य नहीं दे पाया है। तो रिपोर्ट जो है वो स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करती है। जब प्रौद्योगिकी एकीकरण से सीखने में सुधार नहीं होता या छात्रों की भलाई खराब होती है, उनकी आदतें खराब हो रही है, तो इन चीज़ों को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। अत्यधिक स्क्रीन समय को बच्चों में खराब स्वास्थ्य, कम जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता, उच्च चिंता और अवसाद जैसे समस्याएं उत्पन्न करती है। बच्चों की जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा गोपनीयता कानून की भी वकालत की, ठीक है। और भी 1-2 आर्टिकल्स आज रह गए, ठीक है। एक तो था इंडिया जापान, जो श्रीलंका में इन्वेस्ट किया था, उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए इंडिया और जापान एकजुट हो रहे हैं। तो उसके बारे में क्या था मामला और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, इसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक और मामला था, आरबीआई की कल
मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, ठीक है, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। और इसमें एक मुख्य बात है, जो रेपो रेट है वो 6.5% अनचेंज्ड रह गया, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, तो जो बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ये रेपो रेट कम हो जाता तो लोन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती बैंक, जिससे कि मार्केट में पैसा आता, इन्वेस्टमेंट बढ़ता और इकोनॉमी एक्सपैंड होता। लेकिन अभी इसे अनचेंज रखा गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते, उसके बाद वो अपनी कंपनियों को एक्सपैंड करते। तो ये सारी बातें थी जो इंटरकनेक्टेड थी, जो मुझे आज समय नहीं मिल पाया, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।